सबसे पहले क्रिया की परिभाषा है, ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, सोना आदि। और क्रिया के उदाहरण क्या हैं? राकेश गाना गाता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, मनोरमा नाचती है, मानव धीरे धीरे चलता है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। यह सब क्रिया के उदाहरण हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में गाता है, पढ़ता है, नाचती है, दौड़ता है, चलता है आदि शब्द किसी काम के होने का बोध करा रहे हैं, अतः यह क्रिया कहलाएंगे। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद कर लीजिएगा सभी लोग। क्रिया हमें समय सीमा के बारे में संकेत देती है। क्रिया के रूप की वजह से हमें यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हुआ है, भूतकाल में हो चुका है या भविष्य में होगा। क्रिया का निर्माण धातु से होता है। जब धातु में ना शब्द लगा दिया जाता है तब क्रिया बन जाती है। क्रिया को संज्ञा और विशेषण से भी बनाया जाता है। क्रिया को सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक माना जाता है। क्रिया के भेद की बात करते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म, जाति तथा रचना के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म, जाति तथा रचना के आधार पर क्रिया के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया कर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है। जैसे श्याम पढ़ता है। इस वाक्य में यह नहीं बताया गया है कि श्याम क्या पढ़ता है। इस वाक्य में पढ़ने का फल श्याम पर ही पड़ रहा है, इसलिए पढ़ता है अकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है, जो क्रिया प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन क्रियाओं का फल और व्यापार कर्ता को मिलता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया के उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण है, राजेश दौड़ता है, सांप रेंगता है, पूजा हंसती है, मेघनाथ चिल्लाता है, रावण लजाता है, राम बचाता है। जैसे कि आप ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं कि दौड़ता है, रेंगता है, हंसती है, चिल्लाता है, बचाता है आदि वाक्यों में कर्म का अभाव है एवं क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ रहा है। अतः यह उदाहरण अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। और दूसरी क्रिया है सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म होना जरूरी होता है वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं का असर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। सकर्मक अर्थात कर्म के साथ। सकर्मक का क्या मतलब हो गया? कर्म के साथ, कर्म के साथ। जैसे विकास पानी पीता है, इसमें पीता है क्रिया है, फल कर्ता पर ना पड़ के कर्म पानी पर पड़ रहा है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के उदाहरण देखते हैं। रमेश फल खाता है, सुदर्शन गाड़ी चलाता है, मैं बाइक चलाता हूँ, रमा सब्जी बनाती है, सुरेश सामान लाता है। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं कि क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़ के कर्म पर पड़ रहा है। यह उदाहरण सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। सकर्मक क्रिया के भेद देखते हैं क्या क्या है। एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया में एक ही कर्म हो तो वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे तुषार गाड़ी चलाता है, इसमें चलाता क्रिया का, गाड़ी कर्म एक ही है, अतः यह एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में 2 कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। एक पहला कर्म संजीव होता है एवं दूसरा कर्म निर्जीव होता है। जैसे श्याम ने राधा को रुपये दिए। ऊपर दिए गए उदाहरण में देना क्रिया के 2 कर्म हैं, राधा एवं रुपये, अतः यह द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा।
संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कौन कौन से हैं? संरचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला प्रेरणा, प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया में यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी और से काम करा रहा है, जैसे बोलवाना, पढ़वाना, लिखवाना आदि, तो यह प्रेरणार्थक क्रिया है। दूसरे नंबर पर नाम धातु क्रिया, ऐसी धातु जो क्रिया को छोड़कर किन्हीं अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती हैं, वह नाम धातु क्रिया कहते हैं, जैसे अपनाना, गरमाना आदि। संयुक्त क्रिया, ऐसी क्रिया जो किन्हीं 2 क्रियाओं के मिलने से बनती हैं, वह संयुक्त क्रिया कहलाती हैं, जैसे खा लिया, चल दिया, पी लिया आदि। कृदंत क्रिया, जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका नया क्रिया रूप बनाया जाए, तब वह क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है, जैसे दौड़ना, भागना, भागता आदि।